Hello everyone and welcome to Mind Review. I am Sakshi Kaushik and आज की जो वीडियो होने वाली है that is going to be about the neo psychoanalytical approach to personality. तो अभी तक हमने पर्सनालिटी के जो पेपर है उसके रिलेटेड काफ़ी सारे अप्रोचेस पढ़े हैं, ट्रेट अप्रोच, टाइप अप्रोच, साइको एनालिटिकल अप्रोच, है ना. सो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे नियो साइको एनालिटिकल अप्रोच. सो अ जेन्युइन क्वेश्चन जो आप लोगों के मन में आ रहा होगा वो ये आ रहा होगा कि नियो साइको एनालिटिकल का मतलब क्या है, या ये जो नियो फ्रॉइडियंस टर्म यूज होती रहती है उसका मतलब क्या है. अगर ये कोई डिफरेंट अप्रोच है तो उसमें फ्रॉइड का नाम फिर से क्यों आ रहा है जो साइको एनालिटिकल अप्रोच में भी था. सो लेट अस गेट स्टार्टेड एंड अंडरस्टैंड हु आर दीज नियो फ्रॉइडियंस. तो नियो फ्रॉइडियंस बेसिकली क्या था ना कि वो फ्रॉइड के ही फॉलोअर्स थे. ठीक है, सिगमंड फ्रॉइड के ही फॉलोअर्स थे, उन्हीं के आइडियाज को फॉलो करते थे. बट लेटर ऑन कुछ ऐसे एरियाज थे फ्रॉइड के जिनके साथ वो फॉलोअर्स ज़्यादा अग्री नहीं कर रहे थे, रैदर डिसअग्री कर रहे थे. सो व्हाट द पीपल डिड, उन्होंने अपनी खुद की थ्योरीज बना ली उन एरियाज में जिनके साथ वो फ्रॉइड के साथ डिसअग्री कर रहे थे. एंड दीज पीपल, दीज फॉलोअर्स देन केम टू बी नोन एज नियो फ्रॉइडियंस. अब कौन से एरियाज थे मेजरली जिन पे वो डिसअग्री हो रहे थे? तो एक तो ये था कि जैसे फ्रॉइड ने, डू यू रिमेंबर, ही सेड दैट जितना भी बिहेवियर है वो सेक्सुअल और अग्रेसिव अर्जेस से ही मोटिवेट होता है. सो अ लॉट ऑफ फॉलोअर्स ऑफ फ्रॉइड सेड दैट नो, दिस इज नॉट ट्रू. हम ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, उनमें पोटेंशियल भी काफ़ी सारा होता है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेक्सुअल अर्जेस ही उनको मोटिवेट करेंगे. सो दे डिसअग्रीड ऑन दिस आइडिया और उन्होंने इस आइडिया से रिलेटेड अपनी खुद की कोई और थ्योरीज बना ली. फिर पर्सनैलिटी इज फॉर्म्ड बाय अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस. अब डू यू रिमेंबर इन येस्टरडेज वीडियो when we were talking about Sigmund Freud's psychoanalytical approach, तो हमने साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट किए थे. और उसमें क्या था कि जो अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस होते हैं बच्चों के इन्फेंसी में 3 to 4 मैक्सिमम 5 years ऑफ एज तक ही फ्रॉइड सेड की पर्सनालिटी फॉर्म हो जाती है और उसके बाद ज़्यादा स्कोप नहीं होता चेंज करने का. बट अ लॉट ऑफ फॉलोअर्स अगेन डिड नॉट अग्री ऑन दिस पार्ट. एंड थर्ड था वंस अगेन द सिमिलर थिंग कि ह्यूमन नेचर हो गया या सोसाइटी एज अ होल हो गई, वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन और सेक्सुअल अर्जेस से ड्राइव अप होती है. बट अगेन लॉट ऑफ पीपल वर नॉट अग्रीइंग. तो ये जो कुछ एरियाज थे जिनमें फ्रॉइड के जो फॉलोअर्स हैं वो अग्री नहीं कर रहे थे, दे वेंट ऑन टू बिल्ड देयर ओन थ्योरीज एंड हेंस दे वर नोन एज न्यू फ्रॉइडियंस. सो अब हम आज 4 न्यू फ्रॉइडियंस के बारे में बात करने वाले हैं. कार्ल यूंग, एल्फ्रेड एडलर, कैरन हॉर्नाई एंड एरिक एरिक्सन. ठीक है, सो लेट अस बिगिन बाय स्टडिंग कार्ल यूंग. तो ये पढ़ने में ऐसा लगता है जैसे जे है तो जंग. ठीक है, हम लॉट ऑफ पीपल माइट ऑल्सो कॉल इट एज जंग, नो वरीज. हम लोग हमेशा पहली बार कोई नई चीज़ सीखते हैं. सो इट इज़ कार्ल युंग. ठीक है, दैट इज़ हाउ वी प्रोनाउंस इट. अब कार्ल युंग की जो साइकोलॉजिकल अप्रोच थी उसको बोला जाता है एनालिटिकल साइकोलॉजी. एंड कार्ल युंग फोकस्ड अ लॉट ऑन ईगो. सो इफ़ यू आर समबडी हु हैजंट वॉच्ड येस्टरडेज वीडियो, अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी अब तक जो कि सिगमंड फ्रॉइड की साइको एनालिटिकल अप्रोच पे थी, आई वुड रियली रिक्वेस्ट यू टू डू वॉच दैट. ठीक है, उसमें डू यू रिमेंबर हमने पढ़ा था जब हम पढ़ रहे थे पर्सनालिटी के जो डिटर्मिनेंट्स होते हैं सॉर्ट ऑफ की पर्सनालिटी किन चीज़ों से फॉर्म होती है, तो उसमें इड, ईगो और सुपर ईगो की बात की थी कि इड वॉज समथिंग दैट वॉज वर्किंग ऑन प्लेजर प्रिंसिपल, सुपर ईगो जो मोरालिटी पे, और ईगो था जो रियलिटी पे काम कर रहा था. तो फ्रॉइड ने बहुत ज़्यादा फोकस किया था इड पे कि जो अनकॉन्शियस अर्जेस, डिजायर्स और ये सब होती है हमारी. बट कार्ल यूंग सेड दैट इड इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, इट इज ईगो दैट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल. क्योंकि ये जो ईगो है ये हमारा सेंटर फॉर्म करती है हमारे कॉन्शियसनेस का. एंड ईगो इज द वन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ऑफ आर अवेयरनेस ऑफ वेयर वी आर. ठीक है, तो यहाँ पे ईगो का मतलब वो नहीं है जहाँ पे हम कई बार बोलते हैं ना कि अरे वो उस इंसान में इतनी ईगो है वो कॉल बैक भी नहीं करेगा. सो दिस इज नॉट व्हाट वी मीन बाय दिस टर्म ईगो. ओवर हियर ईगो मीन्स आई. ठीक है, आई एम. सो ईगो मतलब जो रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करे, जो आपको कॉन्शियसली अवेयर कराए चीज़ों की, दैट इज ईगो. After that, Carl Jung gave a very important concept known as psychological functions. ठीक है, कार्ल यूंग ने बोला कि 4 साइकोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं इन ऑर्डर टू मेक सेंस ऑफ आवर इन्वायरमेंट. नाउ व्हाट आर दीज साइकोलॉजिकल फंक्शंस? सेंसिंग, इंट्यूटिंग, जजिंग एंड
फीलिंग। तो ये 4 हमारे फंक्शंस हैं। एक होता है आपका सेंसिंग करना, ठीक है, इन्वायरमेंट से आप सेंस कर रहे हो क्या चीज़ें हैं। देन इज योर इंट्यूटिंग, हम बोलते हैं ना इंट्यूशन ऐसी हो रही है, सो इंट्यूटिंग। आफ्टर दैट इज हाउ यू आर जजिंग द पीपल और थिंग्स अराउंड यू, एंड देन इज योर एफ विच इज द फीलिंग कॉम्पोनेंट। सो ये आपके 4 साइकोलॉजिकल फंक्शंस हैं विच हैव बीन आउटलाइंड बाय कार्ल जंग। एंड देन कार्ल जंग टॉक्ड अबाउट 2 टाइप्स ऑफ अनकॉन्शियस, एक था पर्सनल अनकॉन्शियस और एक था कलेक्टिव अनकॉन्शियस। अब पर्सनल अनकॉन्शियस नाम से आपको पता लग रहा होगा, पर्सनल है दैट मीन्स इट इज यूनिक टू द इंडिविजुअल। So personal unconscious includes those things that have been removed from the unconscious, basically that have been removed from the conscious of an individual, और जो आपके unconscious में चली गई है। तो यहाँ पे एक इंडिविजुअल है, उस इंडिविजुअल के कॉन्शियस में कुछ चीज़ें थी, वो कॉन्शियस से चीज़ें रिमूव हो गई, मे बी उसने डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ किया, रिप्रेशन किया, या वट एवर दैट इंडिविजुअल डिड, किसी तरीके से कॉन्शियस में आने वाली चीज़ें जो है वो उसके अनकॉन्शियस में चली गई एंड फॉर्म्ड अ पार्ट ऑफ पर्सनल अनकॉन्शियस। ठीक है, तो आपको नाम से याद रखनी चीजें। पर्सनल अनकॉन्शियस मतलब इंडिविजुअल से रिलेटेड है, ठीक है, इंडिविजुअल के जो कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस थे वो रिप्रेस हो रहे हैं, वो अनकॉन्शियस में है। एंड देन व्हेन वी टॉक अबाउट कलेक्टिव अनकॉन्शियस, तो कलेक्टिव अनकॉन्शियस मतलब हमारे पूरे मैनकाइंड की अनकॉन्शियस, यानी कि आपकी, आपके जो जिन्हें हम बोलते हैं ना सॉर्ट ऑफ पूर्वज थे, द पीपल हु वर बिफोर यू। सो हमारी जो एक तरीके से पूरी हेरिटेज होती है, एक एवोल्यूशन जब हमारा हो रहा होता है, तो कुछ चीज़ें कलेक्टिवली हम सब ह्यूमंस के अनकॉन्शियस में होती है अकॉर्डिंग टू कार्ल जंग। एंड कलेक्टिव अनकॉन्शियस में ही टॉक्ड अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसका नाम है आर्केटाइप्स। ठीक है, if you want to write it down, the spelling is something like that, ARCHETYPES। ठीक है, तो इन्होंने आर्केटाइप्स के बारे में बात किया था इन द कलेक्टिव अनकॉन्शियस, और आर्केटाइप्स को ही इन्होंने रेफर किया था कि जो हमारी स्पिरिचुअल हेरिटेज होती है ना मैनकाइंड के एवोल्यूशन में, कि वी आर इवॉल्विंग डे बाय डे, हर डे में, हर जेनरेशन बाय जेनरेशन वी आर इवॉल्विंग। एंड इवन दो बहुत सारे हमारे अंदर चेंजेस आते जा रहे हैं एज एंड व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, लेकिन आर्केटाइप्स दैट इज इन द फॉर्म ऑफ कलेक्टिव अनकॉन्शियस एक स्पिरिचुअल हेरिटेज हमारे अंदर है। ठीक है, जो जिसके बारे में हम क्लियरली अवेयर नहीं है, बट दैट थिंग एग्जिस्ट विद इन अस। सो सॉर्ट ऑफ नॉलेज इज देयर एंड दैट नॉलेज इज इनहेरिटेड प्रोबेबली इन द फॉर्म ऑफ इमेजेस, जो शायद ड्रीम्स में शो हो अकॉर्डिंग टू कार्ल जंग। ठीक है, तो उन सारी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, आर्केटाइप्स बोलते हैं, जो कलेक्टिव अनकॉन्शियस होता है, जो हमारे को अपने पूरे इवोल्यूशन में हमारे सारे जनरेशन बाय जनरेशन पास ऑन होता रहता है, हेरिट होता रहता है। सो वो बात है कार्ल जंग की एनालिटिकल साइकोलॉजी की, जिसमें आपको पता होना चाहिए कुछ ये 4 टर्म्स जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट नियो फ्रॉइडियन, जो कि है एल्फ्रेड एडलर। नाउ एल्फ्रेड एडलर की अप्रोच को बोला जाता है इंडिविजुअल साइकोलॉजी। ठीक है, एंड एल्फ्रेड एडलर बिलीव्ड कि हर एक इंडिविजुअल के अपने खुद के कुछ पर्सनल गोल्स होते हैं, और जब वो अपने उन पर्सनल गोल्स को रीच कर रहे होते हैं तभी उसी प्रोसेस में उनकी पर्सनालिटी भी फॉर्म होती है। दिस इज व्हाट एल्फ्रेड एडलर सेड, एंड बिकॉज ही फोकस्ड अ लॉट ऑन एन इंडिविजुअल, तो इसलिए उनके अप्रोच को इंडिविजुअल साइकोलॉजी नाम दे दिया। एंड एल्फ्रेड एडलर टॉक्ड अबाउट दीज 4 वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। उसमें से पहला वाला जो हम डिस्कस करेंगे वो है कॉम्प्लेक्सेस। तो एल्फ्रेड एडलर ने क्या बोला था ना, कि उन्होंने बोला था दैट व्हेन, जब एक चाइल्ड होता है तो उसमें बहुत सारे इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, एंड ही सेड कि ऐसा नहीं है कि उसके इन्वायरमेंट ऐसा है इसीलिए इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स और समथिंग लाइक दैट, बट इन एवरी चाइल्ड इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स डज एग्जिस्ट, और वो एक इनेट चीज़ है, यानी कि बाय बर्थ हम में एक सॉर्ट ऑफ इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स मतलब क्या होता है कि वेयर वी फील दैट वी आर नॉट दैट वर्दी, दूसरे लोग ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं हमारे से, आई एम नॉट दैट वर्दी ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स। तो एल्फ्रेड एडलर ने बोला कि ये जो डिफरेंट है ना हमारे अंदर इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, थ्रू आउट आवर लाइफ्स वी आर ट्राइंग टू sort of resolve these inferiority complexes and strive towards superiority। अपनी पूरी लाइफ के दौरान हम इन inferiority complexes से लड़ते लड़ते superiority के towards जो है strive कर रहे होते हैं।
तो ये एक चीज़ है जो आपके पर्सनालिटी को सॉर्ट ऑफ शेप करती है व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम योर इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्सेस टू सुपीरियोरिटी। एंड अगर कोई इंसान फेल हो जाता है इन इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्सेस को रिजॉल्व करने में या सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स को रीच करने में, तो क्या होता है उसमें अग्रेसिव टेंडेंसीज डेवलप होनी शुरू होती है अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड एडलर। So that is about your complexes. After that he also talked about social interest. सोशल इंटरेस्ट क्या है? देखो अल्फ्रेड एडलर ने बोला कि जो इंडिविजुअल्स होते हैं ना वो सोशल क्रीचर्स होते हैं। हमें पसंद होता है कि हम अपनी सोसाइटी को ग्रो करते रहें, सोसाइटी को हेल्प करते रहें और सोसाइटी में जो और मेंबर्स हैं उनको सपोर्ट करते रहें। तो हम अपने सोशल इंटरेस्ट की वजह से, बिकॉज वी आर सोशल क्रीचर्स, वी वांट टू लिव इन अ सोसाइटी, वी वांट टू लिव विद अदर पीपल, तो अपने सोशल इंटरेस्ट के लिए जो है एक इंडिविजुअल्स अपनी सोसाइटी को, उसके मेंबर्स को हेल्प करता रहता है। देन ही टॉक्ड अबाउट न्यूरोसिस। ठीक है, न्यूरोसिस बेसिकली क्या होता है? देखो दो टर्म्स होती है, न्यूरोटिक एंड साइकोटिक। सो न्यूरोटिक इज कि जब आपके मेंटल डिस्टर्बेंसेस हों, डिसऑर्डर्स हों, बट यू आर नॉट अवे फ्रॉम रियलिटी। आपको अवेयरनेस है कि आपको क्या डिसऑर्डर है, आपको अवेयरनेस है दैट यू आर हैविंग सम काइंड ऑफ मेंटल डिस्टर्बेंस एंड यू आर नॉट अवे फ्रॉम रियलिटी, वो होता है आपका न्यूरोसिस या न्यूरोटिक। ऑन दी अदर हैंड होता है साइकोटिक, जैसे स्कीजोफ्रेनिया एक साइकोटिक डिसऑर्डर है। साइकोटिक का मतलब होता है व्हेन यू आर अवे फ्रॉम रियलिटी, आपको कोई अवेयरनेस नहीं है कि आपके क्या सिम्टम्स हो रहे हैं या आपको कैसा डिसऑर्डर है, एंड यू आर टोटली अवे फ्रॉम रियलिटी। सो न्यूरोसिस के बारे में अल्फ्रेड एडलर ने ठीक है बात की थी। एंड मेजरली जो इन्होंने बात की थी वो बात की थी ऑन बर्थ ऑर्डर एंड चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, कि कौन सा बच्चा किस ऑर्डर में बर्थ ले रहा है वो भी उसके एक्सपीरियंसेस एंड फाइनली उसकी पर्सनालिटी को शेप करता है। सो अल्फ्रेड एडलर टॉक्ड एक्सटेंसिवली अबाउट the first born child, the second born child or the youngest child या the single child। तो उन्होंने इन सारे बर्थ ऑर्डर के बारे में काफ़ी सारी बात की थी। एंड ही रिलेटेड द ऑर्डर ऑफ बर्थ विद द पर्सनैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। सो उन्होंने कहा कि जो ओल्डेस्ट चाइल्ड होता है, यानी कि जो फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड होता है, उसको बहुत सारी अटेंशन मिलती है शुरुआत में, बट दैट चाइल्ड गेट्स अ लॉट ऑफ अटेंशन अंटिल द सेकेंड चाइल्ड इज बॉर्न। और जैसे ही सेकेंड चाइल्ड बॉर्न होता है तो एकदम से अटेंशन जो है उस सेकेंड चाइल्ड में डाइवर्ट हो जाती है सब लोगों की। तो ये जो फर्स्ट बॉर्न था उसको एक फीलिंग ऑफ डीथ्रोनमेंट फील होता है। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना कि आप थ्रोन पे थे, सारे लोग आपको अटेंशन दे रहे थे, जैसे ही सेकेंड बॉर्न आया आप उस थ्रोन से डीथ्रोन हो गए, और क्योंकि वो सेकेंड बॉर्न को सारी अटेंशन मिलने लग गई। सो दैट इज व्हाट ही टॉक्ड अबाउट द फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड। उन्होंने बात तो और भी बहुत सारी की थी, बट सिंस ये लेट्स क्रैक इट सीरीज एक्सक्लूसिवली एंट्रेंसेस के लिए फोकस्ड है, सो वी विल बी जस्ट टचिंग अपॉन एंड रिवाइजिंग ऑल द टॉपिक्स। ठीक है, एंड उसके बाद बात आती है सेकेंड बॉर्न चाइल्ड की। सेकेंड बॉर्न चाइल्ड या जो हम मिडिल चाइल्ड भी जिनको कह सकते हैं, उनकी पर्सनैलिटी अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड एडलर इज दैट वो काफ़ी एम्बिशियस होते हैं एंड दे आर बेटर एडजस्टेड दैन द अदर चाइल्ड्स, वेदर इट इज़ द फर्स्ट बॉर्न और द लास्ट बॉर्न। एंड फाइनली जो लास्ट बॉर्न चाइल्ड होते हैं, जिनको हम यंगेस्ट चाइल्ड भी बोल सकते हैं, वो सॉर्ट ऑफ होते हैं स्पॉइल्ड चिल्ड्रन। ठीक है, क्योंकि सारे लोग उनको पैम्पर कर रहे होते हैं, अटेंशन दे रहे होते हैं, और उनमें मैल एडजस्टमेंट की टेंडेंसीज होती है कि सही से वो एडजस्ट नहीं कर पाते, दे वांट टू गेट देयर वे डन एवरी टाइम एंड प्रोबेबली दे ग्रो अप इनटू सेल्फ सेंटर्ड अडल्ट्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे जिनके बारे में अल्फ्रेड एडलर ने बात की थी। And then we'll move on to Karen Horney. So please understand the pronunciation, Horney है, ठीक है। कैरन हॉर्नाई ने 3 इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात की थी एंड मोस्टली इन्होंने फोकस किया था फेमिनिन साइकोलॉजी पे। ना व्हाई डिड शी फोकस अपॉन फेमिनिन साइकोलॉजी वाज क्योंकि उन्होंने फ्रॉइड को एक मेजर तरीके से क्रिटिसाइज किया था। You remember that Freud gave the concept of penis envy, that he said कि women जो हैं वो males से jealous होती हैं because males possess a penis and males can sort of give birth to the future generations or something like that through their sperms and everything. So that is what Freud said. ठीक है, and he said that that is one of the reason why women or the females in general are jealous of males. But Karen Horney criticized Freud for this and she invented her own term which is known as womb envy. ठीक है, होता है ना womb, WOMB, womb envy.
And Karen Horney said that it is not females who are jealous of males, rather males are envious of females because females possess the womb and they can, nourish the child and ultimately give birth to the child. सो कैरन हॉर्नाई ने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया था कि फ्रॉइड का तो इतना ज़्यादा मेल डोमिनेटिंग पर्सपेक्टिव है एंड मोस्ट ऑफ हिज क्लाइंट्स आर ऑल्सो मेल डोमिनेटेड. सो शी केम अप विद हर फेमिनिन साइकोलॉजी थ्रू दैट थिंग. एंड देन शी टॉक्ड अबाउट द न्यूरोटिक नीड्स. न्यूरोटिक नीड्स में क्या है कि कैरन ने बोला था दैट जो भी हमारी हॉस्टिलिटी की टेंडेंसीज होती है, हमारी अग्रेसिव टेंडेंसीज होती है, जब हम अपनी अग्रेसिव या हॉस्टिलिटी वाली टेंडेंसीज को रिप्रेस कर देते हैं, रिमेंबर द डिफेंस मैकेनिज्म वी टॉक्ड अबाउट यस्टरडे, रिप्रेशन. तो जब हम उन टेंडेंसीज को रिप्रेस करते हैं तो क्या निकलती है, न्यूरोटिक नीड्स निकलती है. व्हाट आर न्यूरोटिक नीड्स? कुछ अनरीजनेबल डिमांड्स जो हम करने लग जाते हैं, विच आर नो लॉन्गर रीजनेबल. व्हाई? बिकॉज हमने अपनी हॉस्टिलिटी की टेंडेंसीज और भी काफ़ी सारी अग्रेसिव टेंडेंसीज रिप्रेस करते जा रहे हैं. तो डिमांड्स ऐसी आ रही है जो अनरीजनेबल है, और अनरीजनेबल डिमांड्स को कैरन ने क्या बोला था, द न्यूरोटिक नीड्स. एंड शी एक्सटेंसिवली टॉक्ड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक एंग्जाइटी. ठीक है, बेसिक एंग्जाइटी में कैरन हॉर्नी ने ये बोला था कि हॉर्नाई ने ये बोला था कि जो चिल्ड्रन होते हैं वो नेचुरली एक्सपीरियंस करते हैं एंग्जाइटी और हेल्पलेसनेस. तो जैसे अल्फ्रेड एडलर ने बोला था ना कि बाय बर्थ अ चाइल्ड हैज़ इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, तो कैरन ने भी कुछ इसी टर्म्स में बोला था कि बच्चे जो हैं वो सीखते नहीं है एंग्शियस फील करना या हेल्पलेस फील करना, बट वो नेचुरली इस चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं. ठीक है, हेल्पलेसनेस, एंग्शियसनेस, इन सारी चीज़ों को, वो फीलिंग्स को नेचुरली एक्सपीरियंस करते हैं. एंड अगर उनको एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट में रेज किया जाए, सपोर्टिव एनवायरनमेंट जहाँ पे उनके पेरेंट्स उनको सपोर्ट कर रहे हैं, जो भी गार्डियंस हैं जो भी उनको रेज कर रहा है वो अच्छे से सपोर्ट करते हैं उनकी ग्रोथ को, उनके डेवलपमेंट को, तो इंडिविजुअल की वो जो बच्चे की एंग्जाइटी और हेल्पलेसनेस वाली फीलिंग्स है, वो बेसिक एंग्जाइटी वाली फीलिंग्स है, वो रिजॉल्व हो सकती है एंड द इंडिविजुअल विल ग्रो अप इनटू अ हेल्दी इंडिविजुअल. बट अगर उसी सेम बच्चे को एक ऐसे इन्वायरमेंट में ग्रो अप कराया जाए जहाँ पे उसकी बेसिक नीड्स को नेग्लेक्ट किया जा रहा है, तो होगा क्या कि और भी ज़्यादा एंग्जाइटी डेवलप होगी. तो ऑलरेडी एंग्जाइटी और हेल्पलेसनेस की फीलिंग्स तो थी ही, और ऐसे इन्वायरमेंट में अगर बच्चे को रख दिया जहाँ पे उसकी नीड्स को भी नेग्लेक्ट किया जा रहा है, सो उसकी एंग्जाइटी और भी ज़्यादा इंक्रीज होती जाएगी, उसमें हॉस्टिलिटी की डेवलपमेंट होएगी. ठीक है, और होगा क्या कि द चाइल्ड विल फील अ लॉट ऑफ एंग्जाइटी एंड विल ग्रो अप टू बी नॉट सो हेल्दी इंडिविजुअल. ठीक है, और उस इंडिविजुअल में अपने पेरेंट्स के टूवर्ड्स बहुत ज़्यादा रिजेंटमेंट रहेगी, बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स रहेंगी. So these are some of the approaches that Karen Horney talked about. I hope you are clear with this. And now we'll move on to the last neo-Freudian which we will be discussing in today's video, जो कि है Erik Erikson. Now Erik Erikson is very very famous for his psychosocial theory. ठीक है, इन्होंने एक psychosocial theory of development दी थी, within which Erik Erikson said कि जैसा कि फ्रॉइड ने बोला था कि एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी मैक्सिमम बाय द एज ऑफ 5 years जो है डेवलप हो जाती है. एरिक एरिक्सन सेड दैट नो, इट इज़ नॉट ट्रू एंड आई डू नॉट अग्री कि चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस ही एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को शेप करने के लिए सफिशिएंट है. रादर एरिक एरिक्सन ने क्या है, इन्फेंसी से लेके ओल्ड एज तक को कवर करने वाली एक साइकोसोशल थ्योरी दी. एंड ही एम्फसाइज्ड ऑन द फैक्ट कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो है वो थ्रू आउट द लाइफ चलता रहता है. ऐसा नहीं है कि 5 साल की उम्र तक आपकी जैसी पर्सनालिटी बन गई वैसी ही रहेगी थ्रू आउट योर लाइफ. It is not the case. He suggested that there is plenty of room for continued growth, continued development throughout your life. So that is what Erik Erikson said. And इनकी जो psychosocial theory है उसको हम थोड़ी देर में next slide में discuss करेंगे. But before that, let us quickly clear this concept कि एरिक एरिक्सन को ईगो साइकोलॉजिस्ट क्यों बोला जाता है. So once again, एरिक एरिक्सन ने क्या बोला कि फ्रॉइड ने इड, ईगो और सुपर ईगो हाईलाइट तो कर दी, बट अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड द रोल ऑफ ईगो वॉज वेरी वेरी स्मॉल. और जो ईगो का रोल था वो बहुत वीक था फ्रॉइड के अकॉर्डिंग, कि भाई ईगो सिर्फ एक ऐसी चीज़ है जो सॉर्ट ऑफ इड की सर्वेंट है, कि इड की ऐसी कोई डिमांड है तो ईगो कोशिश करेगी कि उस डिमांड को रिजॉल्व कर पाए सोसाइटी की नीड्स को ध्यान में रखते हुए.
और इड आपकी क्या है, बेसिक बायोलॉजिकल ड्राइव्स जो आपको करती हैं, ठीक है, कि अभी चाहिए, प्लेजर प्रिंसिपल पे बेस्ड है। सो एरिक्सन ने क्या बोला, ही एम्फसाइज्ड अ लॉट ऑन द ईगो, ठीक है, उन्होंने बोला कि ईगो सिर्फ एक बहुत वीक सी कोई ठीक है टेंडेंसी नहीं है, ना ही वो इड की सर्वेंट है। रादर ईगो जो होती है, या जो ये हमारा पर्सनल कॉन्शियस होता है, वो हमारी सोशल रियलिटी को काफ़ी हद तक इम्पैक्ट करता है, हमारे कॉन्शियसनेस को, हमारे कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस को, हमारी रियलिटी को काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है ईगो। सो ऑल इन ऑल एरिक एरिक्सन ने जो है ईगो के रोल पे काफ़ी सारी बातें करी थी, एंड दैट इज व्हाई ही इज ऑल्सो नोन एज ईगो साइकोलॉजिस्ट। एंड नाउ लेट अस टॉक अबाउट द साइको सोशल थ्योरी। तो ये डायग्राम के थ्रू हम लोग बात करेंगे। तो ये जो स्टेजेस हैं साइको सोशल डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग टू एरिक एरिक्सन, ये शुरू होते हैं आपकी इन्फेंसी से, ठीक है, इन्फेंसी से शुरू हो रहा है, स्टेज 1 से शुरू होते होते ये चलता जाता है आगे ओल्ड एज तक। सो यहाँ मेच्योरिटी तक जो है ये आता रहता है। सो शुरू होता है हमारा इन्फेंसी। सो व्हेन वी आर इन्फेंट, तो इन्फेंट के वक्त जो स्टेज होती है वो होती है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ठीक है। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट में जो ये 8 साइको सोशल स्टेजेस हैं डेवलपमेंट के एरिक एरिक्सन के अकॉर्डिंग, तो ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट में उन्होंने यही बोला था कि इन्फेंसी के वक्त जो है बच्चा या तो ट्रस्ट करना सीखेगा अपने इन्वायरमेंट पे, जो लोग हैं उसके अराउंड उन पे, या फिर उसको मिसट्रस्ट की टेंडेंसीज डेवलप होंगे उसके अंदर, ठीक है। देन वॉज द सेकेंड स्टेज जो कि अर्ली चाइल्डहुड की स्टेज आती है। अर्ली चाइल्डहुड में आती है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, ठीक है। तो या तो बच्चे को फ्रीडम मिलेगी टू डू थिंग्स ऑन देयर ओन, या फिर कई पेरेंट्स होते हैं ना जो बच्चे को बहुत हर बात पे टोकते रहते हैं कि ये क्या कर दिया तुमने, बिल्कुल कुछ करना नहीं आता तुम्हें दिस इज वेरी बैड दैट यू हैव डन और ऑल ऑफ दैट। सो या तो उसे शेम एंड डाउट फील होगा एंड आगे चल के भी थोड़ा ऐसा कुछ चलता रहेगा, या फिर उसको ऑटोनॉमी फील होगी। सो दैट इज योर अर्ली चाइल्डहुड स्टेज। फिर आता है आपका प्री स्कूल स्टेज, कि स्कूल जाने से थोड़ा पहले जब हम प्ले स्कूल सॉर्ट ऑफ में डालते हैं ना। So over there comes the initiative versus guilt. तो the child usually during the preschool stage, जो बच्चा है वो बहुत सारे experiments करने की कोशिश करता रहता है और बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता है कि ये क्या होता है। आई स्टिल रिमेंबर सम ऑफ माई कजिन्स, दे यूज्ड टू आस्क सो मेनी क्वेश्चंस फ्रॉम मी जब वो इस स्टेज में थे, दैट एवरी चीज को पॉइंट करते हुए दे यूज्ड टू आस्क ये क्या होता है, ये क्या होता है। आई यूज्ड टू गेट अनॉयड अ लॉट एट दैट पॉइंट, बट फिर भी आंसर मैं कर देती थी उनके क्वेश्चंस हैप्पीली, ठीक है। तो प्री स्कूल स्टेज में या तो उनको एक इनिशिएटिव की सेंस फील होगी कि ओके आई एम आस्किंग सम क्वेश्चंस, आई एम डूइंग सम एक्सपेरिमेंट्स एंड आई एम बीइंग अप्रिशिएटेड, या उन्हें गिल्ट होएगा कि क्यों मैंने क्वेश्चन पूछा, क्यों मैंने कोई चीज ट्राई करी, ठीक है। देन योर फोर्थ स्टेज है स्कूल एज, कि जब एक बच्चा स्कूल में आ जाता है तो या तो इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी की स्टेज आएगी। इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी में क्या है, इंडस्ट्री में होता है कि या तो बच्चा कॉम्पिटेंट फील करेगा कि हाँ उसके जो बाकी क्लासमेट्स हैं उन्हीं के लेवल पे वो भी है एंड द चाइल्ड कैन लर्न एंड ग्रास्प थिंग्स, या फिर वो बच्चा इंफीरियर फील करेगा और उसको ये लगेगा मे बी कि आई एम नॉट दैट अप टू द मार्क, या मुझे इतना इजीली चीज़ें समझ नहीं आ रही जितना मेरे क्लासमेट्स को आ रही है। उसके बाद आती है आपकी अडोलेसेंस या प्यूबर्टी की स्टेज, जहाँ पे आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन होता है। सो मोस्टली अडोलेसेंस वो एक ऐसी स्टेज होती है ना जहाँ पे हम एक्सप्लोर कर रहे होते हैं दैट हु एग्जैक्टली आर वी, ठीक है, क्या आइडेंटिटी है हमारी। सो या तो बच्चा सक्सेसफुली अपनी अडोलेसेंट, नॉट द बच्चा, ओके, अडोलेसेंट या तो सक्सेसफुली अपनी आइडेंटिटी पता लगा लेगा, आइडेंटिफाई कर लेगा, या उसको अपना रोल कंफ्यूजन ही रहेगा दैट व्हाट एग्जैक्टली एम आई हियर फॉर, और क्या हूँ मैं, कौन हूँ, मेरी कैसी बॉडी एंड समथिंग लाइक दैट। फिर आती है स्टेज यंग अडल्टहुड की। प्रोबेबली मोस्ट ऑफ यू आर इन दिस स्टेज, यंग अडल्टहुड या एडोलेसेंस, है ना। यंग अडल्टहुड में आता है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। तो या तो जो यंग अडल्ट है वो इंटीमेट रिलेशंस फॉर्म करना सीख लेता है, लोगों से कैसे क्लोज रिलेशंस डेवलप करते हैं वो या तो वो इंसान सीख लेता है, या फिर थ्रू आउट देयर यंग अडल्टहुड एज दे रिमेन आइसोलेटेड, they are scared in forming close relation with people and some sort of these things. फिर आपका मिडिल अडल्टहुड
अडल्टहुड का एज होता है यूजुअली द एज ऑफ योर पेरेंट्स, ठीक है, मिडल अडल्टहुड। वहाँ पे आता है जेनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन का स्टेज। तो जेनरेटिविटी में है कि जहाँ पे उस मिडल अडल्टहुड के एज के इंसान को लग रहा है दैट येस दे आर डूइंग सम क्रिएटिव वर्क, जो भी वो काम कर रहे हैं वो कुछ अच्छा काम है, क्रिएटिव वर्क है और जेनरेटिव वर्क है एंड दे आर एंजॉइंग दैट। या फिर उनको एक स्टैग्नेशन होता है ना कि स्थिरता वो फील होती है कि यार आई एम जस्ट स्टक ओवर हियर, आई डोंट नो हाउ टू मूव अहेड, या क्या और करना चाहिए, ऐसा लग रहा है रिपीटेडली वही सेम रूटीन होता जा रहा है एंड आई एम फीलिंग अ लॉट ऑफ स्टक एंड स्टैग्नेटेड। तो वो जो स्टैग्नेटेड की फीलिंग आती है, स्टक फीलिंग आती है, वो होता है स्टैग्नेशन एंड दैट इज नॉट अ वेरी गुड फीलिंग फॉर अ मिडिल अडल्टहुड एज पर्सन। And the last and the eighth stage in your psychosocial development is maturity और old age। तो यहाँ पे आता है ईगो इंटेग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। तो या तो ईगो इंटेग्रिटी वो फेस कर सकते हैं दैट ओल्ड एज एक सॉर्ट ऑफ ऐसी एज होती है जहाँ पे इंसान रिफ्लेक्ट बैक करता है अपनी सारी लाइफ को। तो ये जो पीछे पूरी की पूरी लाइफ गई इन्फेंसी से लेके यहाँ मिडल अडल्टहुड तक, तो इस पूरी लाइफ को एक सॉर्ट ऑफ इंसान रिफ्लेक्ट बैक करता है कि मैंने अपनी लाइफ में क्या क्या चीज़ें करी, क्या अचीवमेंट्स करी, सोसाइटी में क्या कंट्रीब्यूट किया, अपने खुद के लिए क्या किया, अपने फैमिली मेंबर्स के लिए क्या किया। सो या तो वो ईगो इंटेग्रिटी में कन्वर्ट हो सकता है, रिफ्लेक्शन दैट दे आर कंटेंट विद वॉट एवर दे डिड एंड हाउ एवर दे लिव देयर लाइफ। या फिर डिस्पेयर में हो सकता है कन्वर्ट। डिस्पेयर मतलब जहाँ पे उन्हें कोई ना कोई बोलते हैं ना गिला शिकवा सा अभी भी रह गया, कोई ना कोई गिल्ट अभी भी उनके मन में रह गया दैट आई विश आई वुड हैव डन दैट, या काश मैंने वो चीज़ ऐसे कर ली होती, काश मैंने ये और चीज़ कर ली होती। सो या तो दे आर इन डिस्पेयर एंड नॉट कंटेंट विद देयर लाइफ, या फिर ईगो इंटेग्रिटी हो जाती है एंड दे आर कंटेंट विद देयर लाइफ। तो ये है आपके 8 साइकोसोशल स्टेजेस, ठीक है, जो आपके 8 साइकोसोशल स्टेजेस आते हैं गिवन बाय एरिक एरिक्सन। आई होप आपको ये सारे स्टेजेस जो है क्लियर है, समझने में ये आसान है, इतने डिफिकल्ट नहीं है। बस एक चीज़ जो थोड़ी डिफिकल्ट मुझे पर्सनली लगती है, आई डोंट नो आप लोगों को लगेगी या नहीं, वो ये है कि इन सारे स्टेजेस के नाम याद रखना, ठीक है, बिकॉज दे आर अ लॉट, 1 से लेके 8 तक ये पहुंचते जा रहे हैं। सो इनके नाम थोड़े कभी कभी भूल जाते हैं और एमसीक्यूज में डायरेक्टली कभी कभी ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि एरिक एरिक्सन की जो एडोलेसेंस वाली स्टेज थी उसमें कौन सा मेजर क्राइसिस एक इंडिविजुअल फेस करता है। सो आपको एकदम से याद करना पड़ता है कि अरे क्या क्राइसिस था एडोलेसेंस का, एंड देन यू रिमेंबर कि अच्छा आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन था। सो जस्ट अ स्मॉल सजेशन फॉर यू ऑल जिनको ऐसा डिफिकल्ट लगता है याद रखने में, कि आप इन सारे स्टेजेस को जहां तक भी एटलीस्ट आप हो, पहले तो अपनी लाइफ के साथ रिलेट करने की कोशिश करो। और अगर कुछ ऐसे स्टेजेस हैं जो आपके लाइफ से आगे के हैं एंड यू हैव नॉट लिव्ड दैट मच राइट नाउ, जैसे कि प्रोबेबली मिडिल अडल्टहुड या ओल्ड एज, तो आप अपने पेरेंट्स के, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ उनको कनेक्ट करने की कोशिश करो। और हो सकता है फिर आपको जो है ये क्राइसिस जो है ज़्यादा इजीली याद आए कि इन्फेंसी का क्राइसिस है या तो ट्रस्ट डेवलप होगा या मिसट्रस्ट, अर्ली चाइल्डहुड का है कि बच्चा या तो ऑटोनॉमी फ्रीडम फील करेगा या फिर शेम एंड डाउट फील करेगा, प्री स्कूल का है स्कूल जाने से पहले या तो इनिशिएटिव लेगा, नई नई चीज़ें करेगा या गिल्ट फील करेगा उस नई चीज़ को करने के लिए। स्कूल एज का बच्चा या तो इंडस्ट्री या इंफीरियोरिटी, यानी कि इंडस्ट्री में या तो कंपीटेंट फील करेगा अपने क्लासमेट्स के साथ साथ चलने के, या फिर वो इंफीरियर फील करेगा और उसे लगेगा उसे कुछ इतना अच्छे से समझ नहीं आ रहा जितने उसके क्लासमेट्स को आ रहा है। अडोलेसेंस में आइडेंटिटी या तो फॉर्म हो जाएगी या रोल के साथ अपने कंफ्यूज ही रहेगा कि उसका क्या पर्पस है, उसको क्या करना चाहिए लाइफ में। यंग अडल्टहुड में या तो इंटीमेट रिलेशंस फॉर्म करना सीखेगा एक इंसान या आइसोलेटेड रहेगा। मिडिल अडल्टहुड में जेनरेटिविटी होगी, लगेगा कुछ कि हाँ हम लोग क्रिएटिव प्रोक्रिएशनल वर्क कर रहे हैं, या फिर स्टैग्नेशन फील होगा कि एक जगह पे अटक के रह गए हैं बस। और मेच्योरिटी या ओल्ड एज जिसको हम बोलते हैं, मेच्योरिटी हटा के आप ओल्ड एज लिखें वही बेटर है, तो उसमें ईगो इंटेग्रिटी या फिर डिस्पेयर की। ईगो इंटेग्रिटी की जब आपने अपनी पूरी लाइफ में रिफ्लेक्ट बैक किया, देन यू आर कंटेंट विद हाउ एवर यू लिव्ड योर लाइफ एंड वॉट एवर हैपेंड। और डिस्पेयर होगा तो क्राइसिस डिस्पेयर का ये होगा कि यू आर नॉट कंटेंट विद हाउ यू लिव्ड योर लाइफ एंड आपको कुछ ना कुछ
चेंजेस अपनी लाइफ में करने थे। सो दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो एवरीबॉडी। आई होप कि आज की वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी, बिकॉज पर्सनैलिटी इज अ पेपर जो मुझे हमेशा से बहुत इंटरेस्टिंग लगा है आफ्टर सोशल साइकोलॉजी। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपकी कौन से थ्योरिस्ट की, कौन से नियो फ्रॉइडियन की थ्योरी सबसे ज़्यादा फेवरेट लगी आपको, और कौन सा नियो फ्रॉइडियन ऐसा था जिसके व्यूज के साथ आप सबसे ज्यादा अलाइन करते हो, आपको लगता है कि हाँ ये ज्यादा मेरे व्यूज के साथ अलाइन कर रहा है, या फिर आप फ्रॉइड के व्यूज के साथ ही अलाइन करते हो कि चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, सेक्सुअल एंड अग्रेसिव टेंडेंसीज और इड का सबसे ज्यादा रोल। सो हुम व्यूज डू यू अग्री विद, थोड़ा इस पे रिफ्लेक्ट करो एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो टिल देन स्टे सब्सक्राइब टू माइंड रिव्यू एंड वील मीट इन अनदर वीडियो। हैव अ वेरी गुड डे एंड बाय बाय एवरीबॉडी।